नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता। मोदी का प्रहार, गठबंधन में हाहाकार। 19 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग से पहले बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जहां शिव के क्षेत्र ऋषिकेश में पीएम मोदी ने डमरू बजाकर चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, इसलिए आतंकियों को घर में घुसकर मारा जाता है। ये गूंज इसलिए है क्योंकि देश के लोगों ने पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार का काम देखा है। आज देश में ऐसी सरकार है जिसने बीते 10 सालों में भारत को पहले के मुकाबले कई गुना मजबूत कर दिया है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस जिन्हें अंतिम गांव कहती थी, उन्हें बीजेपी पहला गांव मानकर विकास कर रही है। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे कि मोदी का डमरू जो बजा है आज ऋषिकेश में, उसका स्वर किस और इशारे कर रहा है। क्या ये स्वर जो है वो करुणा भरा है या फिर विकराल स्वर है या विपक्ष के लिए एक चेतावनी है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता खेमराज जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसी के साथ उमेश राणा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। हमारे साथ कुछ ही देर में डॉक्टर आरपी रतूड़ी भाजपा प्रवक्ता जो हमें ज्वाइन करेंगे और इसी के साथ जगतार भाजपा प्रवक्ता भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले खेमराज जी, आप ही के पास आते हुए, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने आज डमरू बजाया और कहा कि विपक्ष को, जिस तरह से उन्हें कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को कांग्रेस जो है वो आखिरी गांव मानती थी, बीजेपी ने पहला समझकर वहां पर विकास किया है और जो आज डमरू ऋषिकेश में बजाया गया है इसको विपक्ष के लिए चेतावनी समझे। खेमराज जी, मोदी जी ने डमरू तो जरूर बनाया है, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे ये विकास का डमरू बजाया या विनाश का डमरू बजाया उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड के जो आज मूल मुद्दे हैं, जो रोजगार की समस्या है, महंगाई की समस्या है, किसान आंदोलन है, ये तमाम चीजें हैं। इन चीजों में मोदी ने कहीं भी कोई बात नहीं की। यहाँ आपने देखा हो उत्तराखंड में जो अंकिता भंडारी हत्याकांड, वहां पेपर मामले हुए, तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर मोदी जी कुछ बोले ही नहीं, खाली एक डमरू बजा दिया। तो ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि ये डमरू जो है विकास का है या विनाश का डमरू। और मोदी जी कह रहे हैं कि पर्यटन में यहाँ पर काफी है कि पर्यटन, आज गांव से लोगों का पलायन हो रहा है। गांव में आज लोग गांव में पूरे गांव के गांव खाली हो गए, वहां कनेक्टिविटी नहीं है, रोड नहीं है, आज पानी का रोना रो रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जिन चीजों में मोदी जी ने बोलना चाहिए था उत्तराखंड में, लेकिन मोदी जी ने इस ओर कोई बातें नहीं रखी। ठीक है खेमराज जी, लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड में हम अगर 5 लोकसभा सीटों की बात करें तो वहां पर बीजेपी ही है। 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में भी बीजेपी को ही जीत मिली थी, 2014 में भी बीजेपी को जीत मिली थी। 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। कांग्रेस ऐसे में कैसे पैर जमाएगी उत्तराखंड में? कुछ तो विकास करना होगा। या जिस तरह से हम ताबड़तोड़ रैलियां देख रहे हैं बीजेपी की, वहां पर 45 रैलियां अभी तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कर चुके हैं। विपक्ष की क्या रणनीति है? क्या लगता है आपको कि इस बार लोकसभा में उत्तराखंड में आपको जगह मिल पाएगी? बिल्कुल मिलेगी। 5 की 5 सीटों को कांग्रेस जीतेगी। तो मोदी जी ने, पुष्कर सिंह धामी ने जरूर रैलियां की होंगी, लेकिन जनता जो है, आज जनता के बीच जो आक्रोश है, वो आक्रोश 19 तारीख को होने वाले चुनाव में दिखेगा। उसमें सारे जनता जो है कांग्रेस को वोट देगी और 5 के 5 सीटों में कांग्रेस विजयी रहेगी। ठीक है खेमराज जी, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर आरपी रतूड़ी जी भी जुड़ चुके हैं। आरपी जी, आपके पास आते हुए, जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषिकेश में डमरू बजाया है, उसको स्वर को किस उद्देश्य में ले? रौद्र स्वर में क्या वो जनता को बता रहे हैं कि जो उन्होंने विकास किया है उसके बारे में चिता रहे हैं, या फिर करण स्वर में जनता से वोट की अपील यहाँ पर की जा रही है? क्योंकि पिछले अगर हम चुनाव में देखें 2014-2019 की बात करें, 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। इस बार जो डमरू बजाया गया है, क्या विपक्ष के लिए चेतावनी है? रतूड़ी जी, देखिए, नरेंद्र मोदी जी बाबा भोलेनाथ के बड़े अनुयायी हैं और निश्चित तौर पर उन्होंने जो आज डमरू बजा करके एक संदेश दिया कि मैं भोले का
बड़ा भक्त हूँ और ये देवभूमि है। और जो मैंने कहा था कि मैंने जो सपना था लोगों का कि रेल यात्रा भी उत्तराखंड में होगी, वो मैंने करके दिखाया। हवाई यात्रा होगी तो पिथौरागढ़ तक एयरपोर्ट बनाने का काम किया। चिन्यालीसौड़ में आप देखेंगे कि अब जहाज उतरने लग गए। हवाई कनेक्टिविटी की आप अगर देखेंगे तो देहरादून से दिल्ली जो 8 घंटे लगते थे, अब 4 घंटे में आराम से आप पहुंचते हैं। चारों धामों के लिए जो हमारी ऑल वेदर रोड जो बड़ी, आप देखेंगे कि हाँ आदमी जा रहा है। जो पहले कहते थे कि 4 धाम यात्रा में जा रहा, पता नहीं कब पहुंचेगा कब आएगा, तो आज सुबह जाता है शाम को वापस आ रहा है। इस तरह की व्यवस्था चारों धामों के लिए बना दी। और वो बाबा भोले के भक्त हैं। डमरू बज गया क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड की मात्र शक्ति को एक कार्ड दिया है कि ये 5 लाख का घर का इलाज के लिए जाओ और मुफ्त में 5 लाख का इलाज करो। मात्र शक्ति को दिया कि जाओ, धुएं से ये जो आंखें आपकी खराब हो रही थी, ये मैंने गैस सिलेंडर दे दिया आपको। ये आयुष्मान योजना, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे उस दोनों वृद्धों को जो हमारे पति पत्नी थे उनको पेंशन हो, तो आदमी को क्या चाहिए? आज गांव में 5 किलो एक व्यक्ति राशन मिल रही है, इलाज फ्री मिल रहा है, गैस सिलेंडर 3 आपको साल में फ्री मिलेंगे। तो ये सारी सुविधाएं लोगों को मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है तो किया है। डबल इंजन की सरकार के लिए कहा है तो उन्होंने करके दिखाया, और उसके लिए उन्होंने वो डमरू बजा के भी दिखा दिया। मेरे कांग्रेस के मित्र शायद इनको 2022 का भी, क्योंकि इन्हीं नाटकों से, इन्हीं बातों से ये 2022 में भी गए थे और मिथक टूटा था उत्तराखंड की जनता में। ये कहते थे एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने जो करके दिखाया तो लोगों ने भी उसका बदला चुका के 2022 में फिर से बीजेपी की सरकार लाई। बिल्कुल रतूड़ी जी। और लेकिन जिस तरह से आपने यहाँ पर विकास को लेकर बातें की, उत्तराखंड में जो विकास किया गया है तमाम वर्ग को लेकर, महिला हो, युवा हो, बेरोजगार हो, सभी के लिए जो विकास की बातें कही। खेमराज जी से अभी अब बातचीत हुई तो खेमराज जी का ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भी आज का संबोधन रहा उसमें विकास को लेकर उन्होंने कुछ नहीं बोला। हालांकि जो विकास आपने गिनाए देखा जा रहा है, यूसीसी भी उत्तराखंड जो है वो पहला राज्य बना है जहाँ पर यूसीसी लागू हुई है, तो ये तमाम विकास जो है वो जनता देख रही है। तो इसलिए दिखेगा कि इनके पास तो कोई नेता नहीं है। आज 11 तारीख हो गई, जरा ये बताएं कि कौन सा नेता उत्तराखंड में इनका बड़ा नेता आया हो, जरा तो बताएं। और माननीय प्रधानमंत्री जी तो इस भी 3 बार आ गए। हमारे बड़े नेताओं को उत्तराखंड की चिंता है, उत्तराखंड का मान सम्मान करते हैं। ये जरा बता देना कौन सा इनका कोई नेता आया अभी तक, कितना उनको चुनाव से लगाव है या उत्तराखंड की जनता से लगाव है। ये केवल इनको मालूम है। इनके बड़े नेता ने पहले कह दिया कि कांग्रेस सुस्त है और भाजपा सुस्त है। ये तो हरीश रावत जी ने अपने आप ही कह दिया कि बीजेपी। अरे भैया, कौवे की तरह क्यों बीच में कह रहे हो? मैं तुम्हारे बीच में नहीं कह रहा। तभी तो बौखलाहट दिखाई दे रही, हार के साथ बौखलाहट भी दिखाई दे रही। अरे सुन लो आराम से, जब आप कहेंगे तब हम भी सुनेंगे। ठीक है, लेकिन बीच में ये कौवे की तरह काव काव करने की क्या जरूरत पड़ी है? ठीक है, चलिए खेमराज जी जल्दी से इस पर एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, उसके बाद जगतार जी के पास में जाऊंगी। रतूड़ी जी कह रहे महिलाओं के लिए तमाम कार्य। हम इनसे पहले यही सवाल पूछना चाहते हैं कि अंकिता हत्याकांड इतना उत्तराखंड का सबसे चर्चित मामला था, महिलाएं आज सुरक्षित नहीं है। जो पहले यहाँ 2014 में महिलाओं का अपराध 30% करीबन होते थे, आज 2022 में वो 60% के करीबन अपराध की संख्या पहुंच चुकी है। इसका जवाब दे रतूड़ी जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ। देखिए, ये मेरे से प्रश्न चाह रहे हैं कि बहन अंकिता
उसके तीनों अपराधी जेल के अंदर है और अब कानून को अपना काम करना है। क्या भारतीय जनता पार्टी न्यायालय नहीं है? लेकिन हमारी सरकार ने बहुत शीघ्र उन तीनों अपराधियों को जेल के शिकंजों में डाल दिया था। बाकी अगर इनके पास कोई है ऐसी व्यवस्था है कि जिसे छुपाया जा रहा है तो जाए ना न्यायालय में, क्यों नहीं जा रहे? खाली चुनाव में हवा बनाने का काम कर रहे हो। अरे अपराधी को सजा न्यायालय देगा। ठीक है रतुड़ी, न्यायालय हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वक्ता जगतार बाजवा जी भी जुड़े हुए हैं। जगतार जी, आपके पास आते हुए सीधा, जिस तरह से लगातार हम प्रधानमंत्री के दौरे देख रहे हैं, चुनावी रैलियां देख रहे हैं, चुनावी संबोधन में वो लगातार एक ही बात पर ज्यादा जोर कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर और भी ज्यादा कड़ी कार्रवाई होगी तीसरी बार की सरकार में। भ्रष्टाचार को लेकर लगातार यहाँ पर हमला बोल रहे हैं जगतार जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बात है कि भ्रष्टाचार को ये प्रहार किस तरीके से कि भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में मिलाकर कर रहे हैं कि जो भी भ्रष्टाचारी बोलते हैं खूब ऊंचा जब वो इनकी पार्टी में शामिल हो जाता है तो वो भ्रष्टाचारी नहीं रहता। तो ये तो हास्यास्पद बात है। आज उत्तराखंड को बहुत उम्मीद थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आए हैं और 10 वर्ष से प्रधानमंत्री हैं और 2 टर्म की सरकार उत्तराखंड में थी भारतीय जनता पार्टी। तो हमें आज देश के उत्तराखंड के युवाओं को और महिलाओं को 20 बताएंगे कि उन्होंने इस 10 वर्ष में उत्तराखंड के लिए क्या किया, उत्तराखंड के युवाओं के लिए रोजगार के कितने अवसर उपलब्ध कराए। जो पलायन उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या है, उस पलायन पर इन्होंने अभी तक क्या किया। जो हमारे इस प्रदेश के युवा दूसरे प्रदेश उनके माता पिता यहाँ पर बैठे हैं अकेले, उनको कोई दवाई दिलवाने वाला नहीं है। हम ये चाह रहे थे कि 10 वर्ष के अपने कार्यकाल में आज देश के प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और उत्तराखंड की जनता से कहेंगे कि हमने 10 वर्ष में इतने गांव जो हैं जो पलायन से खाली हुए थे उनको यहाँ पर वापस लाए हैं, इसमें रोजगार दिए हैं, अंकिता भंडारी को न्याय दे दिया है। ठीक है, बातें अगर करते तो मुझे लग रहा है कि उत्तराखंड के साथ न्याय होता। ये सारी चुनावी बातें हैं और चुनावों में जैसा पहले भी ये कहते हैं कि जुमलों का मामला है तो जुमले आज भी तो बहुत मिले। ठीक है जगतार जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उमेश राणा जी भी बने हुए हैं। उमेश जी, आपके पास आते हुए जिस तरह से आज ऋषिकेश में हमने पीएम मोदी की चुनावी सभा देखी है, ऐसा डमरू वादन के साथ उन्होंने चुनावी सभा की शुरुआत की है, कि क्या उद्देश्य समझे इस डमरू बजाने का? विपक्ष के लिए चेतावनी या फिर जनता से पुकार, वोटों की मांग? उमेश जी, विपक्ष और पक्ष की जहां तक बात है, अपने अपने तरीके से ये लोग इसके बाइंडिंग निकाल रहे हैं। वास्तव में जो डमरू है उसको वास्तविक नाम हुड़का है, जो उत्तराखंड में कहा जाता है वो हुड़का कहा जाता है, हुड़का। तो नरेंद्र मोदी ने हुड़का बजाने के बाद यहाँ के लोगों से कनेक्ट होना चाहा, कनेक्ट हुए हैं वो। और रही बात विनाश की और विकास की, अपने अपने नजरिए से देखने की बात है। अगर भारतीय जनता पार्टी से बात करते हैं तो बात होती है कि विकास के लिए विकास का डमरू है, और यही विपक्षी पार्टियों से बात करते हैं तो बात होती है विनाश का डमरू है। वास्तव में डमरू बजा के उन्होंने हुड़का बजाकर उत्तराखंड के लोगों से अपने आप को कनेक्ट किया है। बिल्कुल बिल्कुल उमेश जी, यहाँ पर जनता से कनेक्ट तो किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन जिस तरह से उनके लगातार एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं, वो लगातार हर दौरे में सिर्फ एक ही बात पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से कहा अभी तो स्टार्टर है, थाली आनी बाकी है। दूसरी बात, भ्रष्टाचार को लेकर वो लगातार जोर दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि भ्रष्टाचार पर जो अभी कार्रवाई हो रही है, आने वाले समय में कार्रवाई और ज्यादा कड़ी की जाएगी। इसको किस तरह से देखेंगे? जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार पर लगातार आघात होता रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी सरकार ने भ्रष्टाचारियों पर लगातार शिकंजा कसा है, लेकिन इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर लगता है कि ये जो भ्रष्टाचार मिटाया जा रहा है, जो भ्रष्टाचार की बात की जा रही है, भ्रष्टाचारी कहा जा रहा है, वो विपक्षी पार्टियों पर ज्यादा आरोप लगाया जा रहा है। ठीक है उमेश, अगर जी बोलिए उमेश, अगर निष्पक्ष रूप से कार्य करने वाली बात हो तो इसमें अन्य लोगों के साथ भी वही पैमाना अपनाया जाना चाहिए जो विपक्षियों के साथ अपनाया जा रहा है।
ठीक है उमेश जी। रतूड़ी जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक के बाद एक बयानबाजी, तो बयान उनके सामने आ ही रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर और विकास को लेकर भी, लेकिन जो विपक्ष की ओर से आरोप लगाया जा रहा है, अभी आपने सुना कि उत्तराखंड में अंकिता भंडारी केस को लेकर या फिर वहां से जो लोगों का पलायन हो रहा है उसको लेकर, जो आम सुविधाएं उसको लेकर, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोले हैं। देखिए, इस पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री, क्योंकि स्थानीय रूप पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव वो है, वो उन्होंने उस पर तत्काल, मैंने कहा नहीं कि अंकिता हत्याकांड पर जितनी मुस्तैदी से हमारे मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई करके तीनों अपराधियों को जेल में डालने का काम किया, और अब न्यायालय है तो न्यायालय सुनेगा उनको जो सजा जब होगी, क्योंकि कोई सरकार हो, सरकार तुरंत नहीं टाल सकती। अब तो न्यायालय के अधीनस्थ है, न्यायालय उसको जो भी सजा देगा ये उनके अधिकार क्षेत्र में है, इसमें कोई सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। जहां तक विकास की बात है, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने इन 2 सालों में 27,500 नौकरियां अपने बांटी है। अभी देखा होगा आपने, इन 2 सालों में 27,000 नौकरियां दी है। अब विरोधी का काम है विरोध करना, लेकिन इनको अच्छे काम नहीं दिखते, इनको समान नागरिक संहिता नहीं दिखती, इनको नकल विरोधी वो सख्त कानून जो देश ने भी अपना दिया उसकी धारा उत्तराखंड से निकली, ये नहीं दिखाई दिया। धरातल में भी तो दिखना चाहिए, धरातल में कहाँ दिख रहा है? कर दिया कहने से क्या होता है? डमरू बजा दिया तो डमरू बजाने से क्या? भोलेनाथ के भक्त तो सभी लोग हैं। चलिए भाई, वो बड़े भक्त हैं। और भ्रष्टाचार की जहाँ बात है, बताना है कौन सा बड़ा नेता गुफा में चला गया, वो भारत के प्रधानमंत्री होने के बाद भी केदार गुफा में गए। तुम एक नेता का नाम बता दो जो केदार गुफा में गया हो, जरा नाम बताओ उसका। ठीक है रतूड़ी जी। हमारे तो प्रधानमंत्री रह करके भी वो केदार गुफा में जाके बाबा केदार से यहाँ की सुख समृद्धि की कामना की है उन्होंने। ठीक है खेमराज जी, शांति हमेशा रहती है रतूड़ी जी। ठीक है खेमराज जी, का ये आज तक रतू नहीं थे क्या उनके केदारनाथ बाबा के भगत तो सभी लोग हैं, सभी लोग जाते हैं। ठीक है खेमराज जी, आप पहले सवाल सुन लीजिए। अच्छी बात है, वो मंदिर में गए, अच्छी बात है। ठीक है खेमराज जी, भगवान के भगत तो सभी है। ठीक है खेमराज जी, लेकिन जिस तरह से भगवान के भगत कहाँ, आप तो राम के मंदिर में मूर्ति स्थापना करने में आपने उस जो निमंत्रण था उसको ठुकरा दिया। आप कहाँ से सनातनी धर्म के अनुयायी हो गए? हम तो हमारा इंतजार था। ठीक है राजीव गांधी जी के टाइम में कांग्रेस ने तो उनको मैनिफेस्टो में केवल एक ही है। ठीक है खेमराज जी, आप पहले सवाल सुन मुस्लिम के बच्चे को विदेश भेजेंगे और उसको वजीफा देंगे, ठीक है रतूड़ी जी, स्कॉलरशिप देंगे। ठीक है रतूड़ी जी। खेमराज जी, आप पहले सुन लीजिए, आप उनकी बातों का जवाब भी दे दीजिए ना। साथ ही जिस तरह से हम उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर देख रहे हैं सर, 2014-2019 की मैंने पहले भी जिक्र किया है कि अगर इस तरह से चुनाव प्रचार होगा, इस तरह से विकास हम देखेंगे, यूसीसी को लेकर अगर हम देखें या बाकी विकास को हम लोग देखें, उत्तराखंड में विकास तो हो रहा है। 5 सीटों पर बीजेपी इस बार भी आई और मुख्यमंत्री धामी ने भी कहा है कि पहले भी बीजेपी जीती थी और इस बार भी कोई बदलाव नहीं होने वाला है। ऐसे में कैसे, क्या रणनीति है कांग्रेस की? उत्तराखंड में कैसे पैर जमाएंगे आप लोग सीटों को लेकर? मैंने आपसे पहले भी पूछा था, 5 लोकसभा सीटें, 5 पर बीजेपी का कब्जा। बिल्कुल 2019 तारीख को जो इलेक्शन होगा उस दिन सारे के सारे पूरी जनता जो है कांग्रेस को वोट देने वाली है। आज जनता समझ किस आधार पर कांग्रेस को वोट देगी जनता? फर्क है खेमराज जी, कांग्रेस को जनता किस आधार पर वोट देगी? और करने आज कांग्रेस के जो सारे खाते हैं वो सीज कर दिए गए हैं और इनकम टैक्स, ईडी, ये तमाम चीजें लगा के इससे क्या हो रहा है कि कांग्रेस के ऊपर तमाम स्तर के दबाव लगा दिए हैं कि कांग्रेस के सारे वोट से अपंग बनाने की कोशिश की जा रही है। और भाजपा जो है एक तरफ से अपना सारे सिस्टम को, पूरा सिस्टम जो है भाजपा को सबराज
कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनमें तमाम किस्म की धाराएं लगाकर उनको डराने का काम भाजपा कर रही है। ये तमाम हथकंडे अपनाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का डिमोरलाइज करने का काम कर रही है। लेकिन जनता सारी चीजें समझ चुकी है। आज भाजपा जो है केवल एक धन बल और प्रशासन शासन का डर दिखाकर उनको डराने का काम कर रही है कांग्रेस कार्यकर्ताओं। ठीक है खेमराज जी, लेकिन जनता के बीच में जब तक जाएंगे नहीं तो जनता के मन को कैसे टटोलेंगे? जो जनता के बीच में जाएगा उसकी बात तो जनता समझेगी ना, जनता के बीच में जाना तो पड़ेगा ना। नहीं, जनता के बीच में हम जा रहे हैं, जनता सारी चीजें समझती है। आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, सारा सोशल मीडिया ये करके, तो ये आप लोग यदि कांग्रेस के सारी चीजें जो ये चीजें हो रही हैं, तो तमाम चीजें हो रही हैं, ये आप लोग भी दिखाएंगे तो निश्चित तौर पर लोगों तक ये चीजें जाएंगी। हम लोग सारी चीजें दिखा रहे हैं खेमराज जी। ठीक है जगतार जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, और जिस तरह से मैं लगातार पूछ रही हूँ कि जनता के बीच में अगर जाएंगे तो जनता के मन की बात समझ में आएगी, जब तक आप बीच में नहीं पहुंचेंगे तब तक कैसे समझ में आएगा? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरह से रैलियां हो रही है, दौरे हो रहे हैं, कुछ तो असर पड़ेगा ना जनता के मन पर इसका? बिल्कुल असर पड़ रहा है। आज जनता यही तो सोचने गई थी। आज प्रधानमंत्री जी ये बताएंगे कि 10 वर्ष में गंगा के किनारे पर आप आज इतनी बड़ी रैली कर रहे हैं, उस गंगा की सफाई का क्या हुआ? जब आप आए थे तो आपने कहा था कि गंगा की सफाई की जाएगी। आज उत्तराखंड से निकलने वाली हमारी गंगा मैया है, तो ये जो नाकामियां हैं 10 साल की, इस तरीके से हमारे उत्तराखंड में जो है ये फौजियों का स्टेट माना जाता है। यहाँ से नौजवान, बहुत से नौजवान फौज में अपना कैरियर देखते हैं। आपने अग्निवीर ला करके उनके जो सपनों पर आपने पानी फेर दिया। ये जो सारी चीजें हैं देखना आने वाले समय में इस साल पर चुनाव पर दिखाई देगी। ये जो रैलियां हो रही हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं। देश के प्रधानमंत्री आए हैं, साधु संपन्न पार्टी आप देख रहे हैं कि दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है और साधु संपन्न है। उस तरीके से रैली में तो भीड़ आई जाएगी। आज बेरोजगार लोग हैं, खाली बैठे हैं। आज सुनने गए थे वहां पे, खैर आज प्रधानमंत्री बड़ी घोषणा करने वाले बेरोजगारों के लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो रैलियों में सब जा ही रहे हैं, बेचारे कहाँ जाए, खाली बैठे, काम नहीं है। निश्चित रूप में आने वाले समय में सारे जो बेरोजगार हैं, आप देखिए कितनी यहाँ पर कोई बस्तियां पिछले कितने समय से कोई सुरक्षा नहीं हुई। तो ये सारे बेरोजगार हैं। और क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री सुनने गए थे। आने वाले समय में जब चुनाव होगा 19 तारीख को, आपको पता चलेगा। ठीक है जगतार जी। उमेश राणा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश जी, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगे। यहाँ पर उत्तराखंड का जिस तरह से हम समीकरण देख रहे हैं 5 लोकसभा सीटों का, बीजेपी ही काबिज है। 2024-2019 की बात कर ले, 2024 की स्थिति किस तरह से देखते हैं आप? क्या आपको लगता है कि किसी सीट पर इस बार बदलाव देखने को मिलेगा? उमेश जी। जी, अब मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि क्या बदलाव मिलेगा या नहीं मिलेगा एक अलग बात है। खैर चीज ये है कि लड़ाई है मनोबल की। जहां बीजेपी का मनोबल बहुत ऊंचा है, वहीं कांग्रेस का मनोबल कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई देता है। चाहे वो ईडी सीबीआई हो भ्रष्टाचार के नाम पर, या लंबे समय से जनता से कनेक्ट ना होना हो, जिसकी वजह से इनका मनोबल, कांग्रेस का मनोबल कमजोर है। लेकिन ऐसी लंबे समय तक शासन किया है, लंबे समय तक अच्छे नेता है। अगर लड़ाई ढंग से लड़ी जाएगी, मनोबल मजबूत करते लड़ेंगे ये लोग, तो हो सकता है संभवतः कहीं ना कोई सीट इनको मिल जाए। क्योंकि सारी लड़ाई मनोबल की है। अगर आप हम रामायण में निकल के जाए तो बाली और सुग्रीव की जो लड़ाई में था, वो बाली के सामने जो भी आता था उसका मनोबल टूट जाता था। हम कहते हैं कि आधी ताकत चली जाती थी, ऐसा कुछ संभव नहीं है, लेकिन सामने वाले का मनोबल टूट जाता जिससे वो हार जाता था। आज बीजेपी के सामने आने वाली विपक्षी पार्टियों के साथ यही स्थिति है कि उनका मनोबल टूट जा रहा है। वजह जो भी हो बेहतर ये लोग जानते होंगे, लेकिन लड़ाई जिस तरीके से होनी चाहिए वो लड़ाई मैदान में दिखाई दे नहीं रही है। बिल्कुल उमेश जी, जिस तरह से यहाँ पर दोनों ही राजनीतिक दल को हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो ज्यादा मनोबल के साथ जनता के बीच में पहुंच रही है, जनता तक अपनी बात भी रख रही है। वही विपक्ष जो है वो जनता के बीच में पहुंचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आज ऋषिकेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा और डमरू वादन के साथ उनकी चुनावी सभा का संबोधन, जहां एक बार फिर विपक्ष पर प्रधानमंत्री ने निशाना साधा है। भ्रष्टाचार को लेकर, रोजगार, विकास, बेरोजगारी, हर चीज को लेकर, आतंकवाद को लेकर भी उन्होंने यहां पर कहा है कि जो पहले सरकारें थी कमजोर थी, आतंकवाद होता था, लेकिन आज हमारी सरकार में आतंकवादी के घर में घुसकर हम उन्हें मारते हैं। तो इस तरह के ऋषिकेश में
चुनावी सभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और लगातार भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर सभा में, हर संबोधन में कहते नजर आ रहे हैं कि आगे आने वाली सरकार में भ्रष्टाचार पर और कड़े तरीके से कार्रवाई होगी। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।